हाँ जी। तो कैसा हुआ पेपर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हुआ है जी, हमारा बहुत बेहतरीन हुआ है। तो आओ जरा देखें इकोनॉमिक्स 2025 के बोर्ड एग्जाम का एक एक करके सभी आंसर्स का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ काफी मोटिवेशन ही मिलने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया था। एक आधे क्वेश्चन को अगर हटा दूं तो ज्यादातर सभी के सभी क्वेश्चन जिसने जैसी पढ़ाई की उस हिसाब से बहुत 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 अच्छे गए थे। और मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चंस के अंदर सीबीएसई ने बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी ना डालते हुए एक बार फिर मॉडरेट लेवल का ही पेपर बना के दिया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा अनइंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछ लिया गया हो, तो इवन ए सिंगल क्वेश्चन ऐसा आमतौर पर नहीं रहा, बल्कि एक तरीके से बिलो द मॉडरेट लेवल ही हम कहेंगे इसको। बिल्कुल भी मुश्किल लेवल का पेपर कदापि नहीं कह सकते हम। तो आओ जरा एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर जरा जज करते हैं, पता करते हैं जी क्या होने वाले हैं आपका। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है जी, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे ये, कि करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंगली डी पार्ट आपका आंसर होना था, क्योंकि रिसीट्स को डेबिट साइड में लिखने की बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है हमारा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जहां पर करेक्ट पेयर आपको बताना था, तो ऑब्वियसली ये जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, यानी अकॉर्डिंगली बी पार्ट आपका आंसर रहना था। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस से कमाया जाने वाला पैसा प्रॉफिट ही कहलाता है आपका। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहां मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में बातें कर रहे थे ये लोग, ऑब्वियसली ये दोनों का मिक्सअप है, अमलगमेशन है एक तरीके की, और हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सच्ची अच्छी ट्रू थी। सी पार्ट आपका इसका आंसर होना चाहिए था। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जहां क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर कुछ बोरोइंग की बातें कर रहे हैं, मनी के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये आपका, और जहां पर डिले करने की बातें कर रहे हैं, डेफर करने की बातें कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली सी पार्ट आपका आंसर अप्रोप्रिएट था इस क्वेश्चन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात मेरे बाबू, जहां क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन थी, इसी लाइन से हमें हमारा जवाब मिल जाना था। एमपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। एमपीएस अगर 0.20 है तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन में एमपीएस अप्लाई कर कर आप 5 यानी बी पार्ट अपना आंसर कंक्लूड करते। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर पब्लिक गुड से रिलेटेड क्वेश्चन था ये आपका। अब पब्लिक गुड के बारे में जो पहली बात इन्होंने लिखी है असर्शन की, वो तो बिल्कुल सही बात है कि वो कंज्यूम किए जा सकते हैं किसी भी पब्लिक में रह रहे यहाँ पर, जहां पर राइवलरी और अफोर्डेबिलिटी की कोई बातें नहीं होती। बट जो रीजन के अंदर इन्होंने लाइन लिखी है कि एक्सक्लूडेबल हैं, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, या राइवलरिस इन नेचर हैं, तो ये बात बिल्कुल बेहद गलत है। ये तो प्राइवेट गुड के केस में हम लोग कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली असर्शन सही है, आपका रीजन गलत है। डी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, जहां पर एपीसी गिवन था लेकिन मांग रहे थे सेविंग की वैल्यू, वो भी बड़े आराम से आप निकाल देते। 800 आपका आंसर आना था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कमर्शियल बैंक के बारे में रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन था कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों हमारे फंक्शन है, तो अकॉर्डिंगली ए पार्ट आपका आंसर होना चाहिए था। जो फोर्थ नंबर का पॉइंट था वो इररिलेवेंट था हमारे लिए, तो उसे सेलेक्ट नहीं करना था। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एक आसान लेवल का क्वेश्चन, जहां सिंपली बीओटी में पूछ रहे हैं कि सरप्लस है या डेफिसिट है, तो सिंपली आपको दोनों फिगर को माइनस कर कर 150 रुपए का बी पार्ट का सरप्लस जवाब दे देना चाहिए था। देन क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर बेसिकली एक बार फिर करेक्ट पेयरिंग आपसे पूछ रहे थे। तो ये जो प्राइवेट गुड्स हैं राइवलरिस इन नेचर होते हैं, यस राइवलरी रहती है, आमतौर पर जल्दी से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, यही इसका करेक्ट पेयर है। देन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आपका एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, फिलहाल मैं सिर्फ एमसीक्यू की ही बात करता हूं। जहां पर आगे अगर हम इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू की तरफ चलें, तो सबसे पहला एमसीक्यू बहुत ज्यादा आसान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना ने किस सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट किया था, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही इंप्लीमेंट किया था। देन इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हालात खराब है एनवायरमेंट के, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल क्राइसिस आपका जवाब हो जाना था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन। देन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 20, जहां स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था आपका हायर्ड वर्कर के बारे में। तो यस हायर्ड वर्कर रेगुलर भी होते हैं, कैजुअल भी होते हैं, सही बात लिखी हुई है। रेगुलर सैलरीड रूरल एरियाज में मेजरली पाए जाते हैं, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है आपकी। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 ही आपकी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 तो आपकी फॉल्स है, ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। देन इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 21, जहां पर ये जो सबसे आखिरी पॉइंट है, मॉडर्नाइजेशन का पर्पस था सोशल आउटलुक एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी पार्ट होना चाहिए था, करेक्ट पेयर यही था आपका। देन इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर
22, जहां क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जो टेम्परेरी नेचर की होती है, ट्रांजिट करते हैं लोग जॉब से, इसकी वजह से। तो अकॉर्डिंगली आंसर आपका डी पार्ट होना था, क्वेश्चन नंबर 22 डी पार्ट आंसर आपका। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूं, जो कि एचडीआई से रिलेटेड था। इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले से ही चाइना ने खर्च करना शुरू कर दिया था इस दिशा में पैसा, यही कारण है कि ऑब्वियसली चाइना हमसे आगे है, इवन हमसे पाकिस्तान दोनों से आगे है, तो दोनों सच्ची अच्छी बातें थी। ए पार्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपकी, ध्यान रखिएगा। देन आगे एक बार फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर सरकार इंपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो कि हमारी 1950 से 1990 के बीच में इंप्लीमेंट की थी सरकार ने। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, जहां एक बार फिर करेक्ट पेयर ये पूछ रहे थे, कम्यून सिस्टम जो चाइना के अंदर बनाया गया था, कलेक्टिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये करेक्ट पेयर आपका होना था, डी पार्ट आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जहां पर असर्शन रीजन क्वेश्चन था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से सब कुछ अच्छा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, बिल्कुल सही बात। अब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का मतलब ये कह रहे हैं कि जहां हम बात करते हैं कि लोग सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज रहे, अब ये बात थोड़ी सी कुछ हद तक गलत है। सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एंगेज होने को हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन जो कि है पार्टिसिपेट कर रही है लेबर फोर्स के अंदर। तो दैट्स वाई रीजन कुछ हद तक इनकरेक्ट हो जाता है, पार्शियली करेक्ट है आपका, तो इसलिए ही हमारा डी पार्ट आंसर रहेगा कि असर्शन तो सही है बट रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 27, जो इंडिया है वो कौन से इस तरह के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो G7 का हिस्सा सरकार नहीं है, तो डी पार्ट आपका सही आंसर होना चाहिए था। ऐसी और क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव आंसर पता करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपकमिंग पेपर के भी इसी तरह से सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे एक्यूरेट जवाब आपको मिलेंगे। और बताएं जरा आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करें। आपका एग्जाम कैसा हुआ, बेकार हुआ? नहीं हुआ होगा। बेकार क्यों हुआ होगा? पढ़ाई की है मेरे बाबू आप लोगों ने, तो बेकार तो नहीं हुआ होगा। कितना अच्छा हुआ? टोटल 20 एमसीक्यूज में से कितने आपके सही रहे? ओवरऑल कैसा महसूस हुआ कि बोर्ड के एग्जाम डिफिकल्ट आते हैं, मॉडरेट या इजी? तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहें।